किनारे चलती रही और चलती रही, खाने को कुछ नया भी नहीं मिला। तीसरे दिन जूलियाने को प्लेन क्रैश की रैकेज का पहला टुकड़ा मिलता है। ये एक टरबाइन था जो एक साइड से पूरी तरीके से काला हो चुका था। अभी भी उसे दिन में एक दो बार रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो हेल्पलेस थी। कोई भी तरीका नहीं था उनकी तरफ इशारा करने का। ये तीसरा दिन जैसे जैसे शाम में बदलता है, उसकी घड़ी भी काम करना बंद कर देती है। चौथा दिन उसे कुछ किंग वल्चर्स दिखाई दिए। ये लाशों को खाने के लिए जाने जाते हैं। जूलियाने समझ गई थी कि इसके आसपास कोई लाश होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही इसे प्लेन की सीट्स की एक रोज दिखाई दी, जिसमें 3 लोग अभी भी अपनी सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। ये लोग सिर के बल इतनी तेजी से नीचे जमीन पर गिरे थे कि इनके सिर 3 फीट जमीन के अंदर धंस गए थे और इनके पैर ऊपर की तरफ थे। ये एक बहुत ही डरावना सीन था। कुछ पल के लिए जूलियाने ये देखकर पैरालाइज हो गई। इन 3 में से एक महिला भी थी। जूलियाने को डर लगने लगा कि कहीं ये उसकी मां तो नहीं थी। धीरे धीरे उसने आगे कदम बढ़ाए और एक डंडा उठाकर लाश के पैरों को देखने की कोशिश करी। जैसे ही वो थोड़ी करीब आई तो उसे दिखाई दिया कि नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी थी। ये देखकर उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि उसकी मां नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। जूलियाने ने आसपास देखा कि कहीं और कोई बॉडी या कोई इंजर्ड पैसेंजर तो नहीं, लेकिन मेटल के टुकड़ों के अलावा वहां कुछ भी और नहीं था। उसने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पानी के किनारे किनारे आगे बढ़ती रही। ऐसे ही करके दोस्तों दिन बीतते रहे। उसे कुछ भी और खाने को नहीं मिला। उसका सेंस ऑफ टाइम भी खत्म होने लगा था। पता नहीं क्या टाइम हो रहा हो, पता नहीं कौन सा दिन है। सारे दिन एक जैसे लगते और सारी रातें एक जैसी। वो मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब उसे ये भी याद नहीं था कि जंगल में घूमते हुए कौन सा दिन हो गया था। जूलियाने अपने मन में सिर्फ एक ही चीज दोहराए जा रही थी कि पानी को फॉलो करते रहना, पानी को फॉलो करते रहना। धीरे धीरे छोटी सी जो स्ट्रीम चल रही थी पानी की, ये एक बड़ी स्ट्रीम में बदल गई और ये बड़ी स्ट्रीम एक छोटी नदी में बदल गई। लेकिन इतने दिनों बाद अब उसकी भूख बिल्कुल अनबेरेबल बन चुकी थी। उसके पास जितनी भी कैंडीज थी वो सारी खत्म हो गई। उसने पाम ट्रीज के स्टेम्स के अंदर का हिस्सा खाने की सोची, लेकिन उसके पास कोई चाकू या कोई भी नुकीला हथियार नहीं था जिससे वो ये कर सकती थी। ना ही इसके पास मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ था और ना ही रूट्स को बॉईल करके खाने का कोई सिस्टम। खाने की जगह उसने बस नदी का पानी पीकर काम चलाने की सोची। इस पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से कुछ देर तक तो पेट भरा हुआ महसूस होता, लेकिन उसके बाद फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती। धीरे धीरे वो बहुत कमजोर और निराश होती जा रही थी। उसे पता नहीं था कि इस तरीके से वो जंगल में और कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगी। छठे दिन जूलियाने को एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है और ये सुनते ही उसे अचानक से जोश आ जाता है। इस आवाज को सुनकर वो तेजी से चलने लगती है। असल में ये एक होट्जिन बर्ड की आवाज थी जो उसने पहले भी सुनी हुई थी। उसे पता था कि ये चिड़िया किसी बड़ी नदी के पास खुले पानी के नजदीक ही अपने घोंसले को बनाती है। इसका मतलब था कि एक बड़ी नदी अब बहुत नजदीक थी और जैसे ही वो कुछ कदम और आगे चली, उसे दिखा कि उसकी स्ट्रीम अब आगे जाकर एक नदी में मिल रही है। लेकिन इस बड़ी नदी के किनारे पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि स्ट्रीम का मुंह लकड़ी के टुकड़ों और मोटी झाड़ियों से बंद था और यहाँ से जूलियाने का क्रॉस कर पाना नामुमकिन था। इसलिए वो वापस उल्टा मुड़ती है और जंगल में घूमकर इस बैरियर को क्रॉस करती है। इसमें कई घंटों का समय लग गया, लेकिन आखिरकार अब वो एक बड़ी नदी तक पहुंच गई थी। ये लगभग 30 फीट चौड़ी नदी थी। जंगल में इतने दिन चलने के बाद जूलियाने को पहली बार एक साफ खुला आसमान दिखाई दिया, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान अभी भी नहीं था। बहुत देर से उसे रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आवाज बहुत दूर से आ रही थी। लेकिन कुछ आधे एक घंटे में एक प्लेन बड़ी ही नजदीक आ जाता है। सीधा प्लेन उसके ऊपर से गुजरने लगता है। जूलियाने बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, बड़ी ही उम्मीद के साथ प्लेन की तरफ देखकर वेव करने लगती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। प्लेन में बैठा पायलट अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं देख पाता और प्लेन आगे ही चलता जाता है। जूलियाने दोबारा से उम्मीद लगाकर यहीं बैठकर इंतजार करती है कि कोई और प्लेन घूमकर वापस आएगा, फिर से वो उसकी तरफ देखकर चिल्लाएगी, लेकिन कोई और प्लेन नहीं आता और जो दूर रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज सुनाई दे रही थी अब वो भी आनी बंद हो जाती। कुछ घंटे बीतने के बाद उसे दोबारा ये आवाज फिर कभी सुनाई नहीं देती। जूलियाने समझ गई थी कि इसका मतलब है कि अब ये रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन बंद किया जा चुका है। एक बार फिर से जूलियाने की हिम्मत टूटने लगती है। अभी तक उसका टारगेट रहा था कि किसी तरीके से नदी तक पहुंचना है, लेकिन नदी पर पहुंचने के बाद अब उसे एहसास होता है अपने अकेलेपन का। हजारों किलोमीटर दूर तक ये जंगल अनइनहैबिटेड है, कोई और इंसान उसे बचाने आने वाला नहीं है। उसे लगने लगा कि उसके जिंदा रहने के चांसेस यहाँ पर 0 हैं। वो गिव अप करने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पापा के द्वारा बताई गई एक बात याद आती है।
जहां नदी है वहां लोग भी होंगे। जूलियाने इस बात को याद करके खुद को मोटिवेट करती है कि कभी ना कभी तो वो लोगों के पास पहुंच ही जाएगी अगर नदी के किनारे चलती रही तो इसे एक आखिरी उम्मीद के साथ वो आगे चलती रहती है। दिन बीतते रहते हैं, लेकिन दिन के बीतने के साथ उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसके हाथ में जो घाव थे उन पर मक्खियों ने अंडे दे दिए थे। Was this wound that I had on my arm? The flesh flies had laid their eggs there. Maggots had hatched and they had eaten themselves deep into my flesh. उन अंडों से अब कीड़े निकलने लग गए थे, छोटे छोटे मैगट्स। इन कीड़ों को अपने घाव से सिर्फ अल्कोहल या केरोसिन से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन जूलियाने के पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं थी। उसके पास बस अपनी एक सिल्वर रिंग थी। इस रिंग को खोलकर इसने कीड़ों को निकालने की कोशिश करी, लेकिन ये कीड़े इसकी स्किन के बहुत अंदर तक घुस गए थे। अब इसे डर लगने लगा कि ये घाव इन्फेक्ट हो गया तो इसे अपना हाथ भी काटना पड़ सकता है। इसके अलावा इसने अपनी अपर बैक की स्किन को देखा जो बुरी तरीके से जल चुकी थी। ये अब धीरे धीरे उतरने भी लगी थी और यहाँ से भी खून बह रहा था। इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने वही किया जो उसके हाथ में था। नदी के साथ किनारे किनारे आगे बढ़ते रहो। कुछ समय बाद उसने रियलाइज किया कि धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे चलने की जगह क्यों ना नदी के अंदर कूदकर स्विमिंग ही कर ली जाए। तो वो नदी के अंदर कूद जाती है और नदी के बहाव के साथ पानी में बहती चली जाती है। घंटों तक नदी में बहने के बाद उसे किसी घर की छत दिखाई देती है और कुछ देर बाद उसे मुर्गी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये दोनों ही चीजें सच नहीं थी दोस्तों, असल में वो हेल्यूसिनेट कर रही थी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वो नदी से बाहर निकल जाती है शेल्टर लेने के लिए, और फिर जैसे ही अगले दिन सुबह होती है वो वापस नदी के अंदर कूद जाती है। अगले कुछ दिनों तक वो यही करते रहती है और ये करना किसी भी हालत में खतरे से खाली नहीं था। एक दिन जब वो नदी के किनारे लेटी हुई थी तभी एक बड़ी फीमेल एलिगेटर अटैकिंग पोजीशन में उसकी तरफ बढ़ने लगी। यहाँ एक बार फिर जंगल को लेकर जूलियाने की नॉलेज काम आई। उसे पता था कि इस टाइप के एलिगेटर्स पानी में अटैक नहीं करते। वो सीधा पानी में चली गई और फ्लो के साथ दोबारा बहने लगी। कई दिन तक ये चीज बार बार करने के बाद वो ठंडे पानी की वजह से और कमजोर हो चुकी थी। खाना अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने मेंढकों को पकड़कर खाने की कोशिश की, लेकिन अब तक वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे मेंढक भी नहीं पकड़ा गया। नदी के किनारे चलते चलते उसे बाद में हिरण जैसे कई तरह के जानवर भी मिले और ये बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं था। जूलियाने जानती थी कि इस तरीके के जानवर इंसानी बस्तियों के पास नहीं मिलते। 10वां दिन आते आते अब वो लगभग पूरी तरीके से हिम्मत हार चुकी थी। जूलियाने के पास अब खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। अब उसे सही में लग रहा था कि शायद अब जिंदा नहीं बचेगी वो। एक और पूरा दिन यूं ही बीत जाता है नदी के अंदर तैरते हुए। सूरज नीचे चले जाता है, अंधेरा होने लगता है। वो नदी से बाहर निकलकर किनारे रेत पर आराम करने लगती है कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है। एक बड़ी सी बोट सामने खड़ी है। कहीं ये फिर से कोई हेल्यूसिनेशन तो नहीं था? उसे अपने ऊपर यकीन नहीं होता। अपनी आंखों को रब करके वो दोबारा देखती है। बोट अभी भी दिख रही थी। 3 बार अपनी आंखों को रब करके देखती है, बोट हर बार वही दिख रही थी उसे। थोड़ा सा और तैर के वो बोट के और नजदीक आती है, उसे टच करती है, तब जाकर उसे यकीन होता है कि हाँ ये तो सच में एक बोट है। बोट के बगल में उसे एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। जूलियाने अपनी शरीर की बची कुची सारी ताकत लगाकर उस रास्ते पर चढ़ना शुरू करती है। ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई थी। जैसे ही वो उस झोपड़ी पर पहुंचती है और अंदर झांक कर देखती है, कोई दिखाई नहीं देता। एक्चुअली में वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन झोपड़ी के अंदर पेट्रोल जरूर रखा हुआ था। जूलियाने एक छोटी नली से पेट्रोल निकालती है और सीधा अपने हाथ के घाव पर बहा देती है ताकि अपने हाथ पर जो मैगेट्स थे उन्हें बाहर निकाला जा सके। ऐसा करने से उसे एकदम से बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि पेट्रोल से बचने के लिए वो कीड़े जो थे वो बॉडी के और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके वो कीड़े बाहर आने लगते हैं और वो एक एक करके जब निकालती है, गिनने लगती है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 30 कीड़े 30 मैगेट्स जमे हुए थे। जूलियाने फैसला लेती है कि वो इसी झोपड़ी के अंदर बैठकर किसी इंसान के आने का इंतजार करेगी। रात हो जाती है, रात के बाद सुबह हो जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। वो दोबारा से सोचती है कि क्या और आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अगले पूरे दिन अब वो बस वहीं बैठी रहती है, निराश और थकी हुई। लेकिन उस शाम को जब अंधेरा होने लगा था तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती, इंसानों की आवाज। जूलियाने को लगा कि वो कहीं फिर से तो हेल्यूसिनेट नहीं कर रही है, लेकिन तभी उसने 3 लोगों को जंगल से बाहर आते देखा। इन लोगों ने जैसे ही जूलियाने को देखा वो एकदम से डरकर पीछे हट गए। फटे हुए कपड़ों में एक व्हाइट लड़की जिसकी आंखें सूजी हुई थी और शरीर पर इतने सारे घाव थे। उन्हें लगा कि ये कहीं कोई शैतान तो नहीं। अमेज़न के जंगल में दोस्तों लोगों की कई माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, जैसे हर कल्चर में होती हैं। उनका मानना है याकू मामा पर एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा, जिसे मदर ऑफ वाटर कहा जाता है, एक जल देवी की तरह। Esas son barcos después de hacer un día.
existe son reales. इन लोगों ने उसकी कई कहानियां सुनी थी और यहाँ पर इस लड़की को इस हालत में देखकर उन्हें सही में लगा कि यह याकू मामा थी। जूलिया ने उन्हें देखते ही अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश करती है। स्पेनिश में कहती है, मैं लांसा प्लेन क्रैश की बची हुई लड़की हूँ, मेरा नाम जूलियाने है। ये सुनकर उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इसे बताया कि उस प्लेन क्रैश में तो हर कोई मारा जा चुका है, उन्होंने खबरों में सुना है। अगर सही में तुम उस प्लेन क्रैश की सर्वाइवर हो तो इसका मतलब है कि तुम इकलौती सर्वाइवर हो जो जिंदा बची हो। ये बात सुनकर जूलियाने का दिल दहल जाता है। उसे एहसास होता है कि इसका मतलब उसकी माँ भी जिंदा नहीं बची। इस पूरी जर्नी के दौरान उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ भी जिंदा होगी और इस बात से उसे मोटिवेशन भी मिलती थी। लेकिन अब इस बात को फाइनली हजम करना बहुत मुश्किल था जूलियाने के लिए कि उसकी माँ अब नहीं रही थी। ये एक और बहुत बड़ा मिरेकल था कि इस शाम को जूलियाने को ये 3 लोग दिखाई दिए। ये लोग एक्चुअली में कहीं और जा रहे थे और सिर्फ भारी बारिश के कारण इन्होंने इस झोपड़ी में रुकने का फैसला किया था। ये जूलियाने को पहनने के लिए एक शर्ट पैंट और खाने के लिए फरीना, एक तरीके का भुना हुआ आटा देते हैं। साथ ही में ये उसके घाव को साफ करते हैं और उनसे कीड़ों को भी निकालते हैं। इस बीच 2 और लोग वहां पहुंच गए थे। ये सभी लोग अगले दिन जूलियाने को लेकर एक गाँव जाते हैं। गाँव के लोग भी जब पहली बार जूलियाने को देखते हैं तो वो एकदम से डर जाते हैं क्योंकि उसकी आंखों की सभी ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो चुकी थी, जिससे इसकी आंखें एकदम लाल पड़ चुकी थी। गांव में इसके घावों को और साफ किया जाता है और डिसइंफेक्ट किया जाता है। यहाँ से एक प्लेन के जरिए जूलियाने को यारीना कोचा ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स उसे बेटर ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ दिन बाद जूलियाने सही सलामत अपने घर जिंदा वापस लौटती है। कुल मिलाकर वो 11 दिन तक मौत से लड़ी, अमेज़न के घने जंगलों में अकेले सर्वाइव करी। इस कमाल की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इतनी इनक्रेडिबली चमत्कार कहानी कि एक 17 साल की लड़की जो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरी अमेज़न के जंगल के बीचों बीच और 11 दिन तक खतरनाक जंगल में जिंदा रही, अकेले सरवाइव किया। जूलियाने अमेज़न के जंगल से बाहर तो आ गई, लेकिन जंगल कभी उससे बाहर नहीं निकला। बाद में जाकर वो कॉलेज में पढ़ाई करती है बायोलॉजी पर यूनिवर्सिटी ऑफ कील से और एक मशहूर जूलॉजिस्ट बन जाती है। ठीक अपनी माँ की तरह अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न के जंगलों को और वहां के जानवरों को कंजर्व करने में लगा देती है। साल 2000 में अपने पिता के गुजर जाने के बाद ये पेंगुआना रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर बन जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है, वही रिसर्च स्टेशन जो इसके पेरेंट्स ने शुरू किया था। आज 2025 में जूलियाने कोपेक एक मशहूर जूलॉजिस्ट है, 71 साल की हैं और अभी भी जिंदा है। साल 2010 में इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस घटना को लेकर अगले कई सालों तक इन्हें रात में नाइटमेयर्स आते रहे, डरावने सपने। इन्हें बार बार वो लोग दिखाई देते जो उस दिन प्लेन में बैठे थे। एक ख्याल इन्हें हमेशा सताता रहा, आखिर मैं ही क्यों जिंदा बची और लोग क्यों नहीं? इसका जवाब शायद उन्हीं की हिम्मत और दृढ़ निश्चय में छिपा है। बाद में जब इन्वेस्टिगेटिव टीम उस क्रैश साइट पर पहुंची तो उन्होंने पाया दोस्तों कि 14 और लोग क्रैश को सरवाइव कर चुके थे। 14 और लोग जो प्लेन क्रैश के बाद भी जिंदा थे, लेकिन रेस्क्यू का इंतजार करते करते मारे गए। लेकिन जूलियाने ने अपनी नॉलेज, अपनी हिम्मत और अपने पेरेंट्स के द्वारा सिखाई गई चीजों को याद रखा और उन्हें इंप्लीमेंट किया और खुद से रास्ता बनाया। उन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी थी और शायद यही फर्क था उनमें और बाकी सब में। इस कहानी से हम सबको सीख लेनी चाहिए, चाहे जितने भी मुश्किल हालात आए हमारी जिंदगियों में। इस कहानी को याद करना और सोचना, जूलियाने जितनी मुश्किलें तो कभी नहीं आई। अगर एक 17 साल की लड़की इतना संघर्ष कर सकती है इन सारी मुसीबतों से निपटने के लिए, तो आप अपनी मुसीबतों से तो निपट ही सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों और मोटिवेटिंग लगा तो ऐसा ही एक और जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, ये वाला। एक और बहुत ही कमाल की सर्वाइवल की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने क्रू के साथ अकेला फंसा रहा एंटार्क्टिका जैसी जगह में, वो भी कई सालों तक। आखिर कैसे सर्वाइव किया उसने, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।